नमस्कार दोस्तों, कहानी घर में आपका स्वागत है। एक नए कलेवर के साथ हम आपके लिए लाए हैं कुछ चुनिंदा कहानियां और व्यंग। व्यंग एक ऐसी विधा है जिसमें आप समाज के कड़वे सच या फिर कुछ अहम मुद्दों को एक ऐसे लहजे में कहते हैं जिसे सुनकर या पढ़कर पहले तो हम हंसते हैं और फिर कहते हैं बात तो सही ही है। यानी मुद्दे को समाज के सामने रखने का कुछ उल्टा अंदाज। तो आज की कहानी है छात्र राजनीति पर। दरअसल छात्र राजनीति में एक छात्र नेता के एक दिन की दिनचर्या पर, यानी कि छात्र नेता का रोजनामचा। पिछली रात वो काफी देर तक नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर क्रांति कर रहा था। करीब 2 बजे तक उसने व्यवस्था बदलने और नई व्यवस्था जमाने की बातें भी की थी। देश से लेकर विश्वविद्यालय तक की सारी समस्याओं को हल करके जब वो वापस अपने कमरे में लौटा तो काफ़ी संतुष्ट था। लेकिन इस वक्त वो संतोष असंतोष में परिवर्तित हो गया था। अभी तो केवल 9 बजे थे और ऐसे खुशगवार मौसम में, जबकि सोने से बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता था, उसे उठना पड़ रहा था। उसने अपनी नेतागिरी को एक बार कोसा और फिर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन अचानक उसे याद आया कि विश्वविद्यालय के चुनाव करीब हैं और इस वक्त उसका समय से विश्वविद्यालय जाना बेहद ज़रूरी है। चारपाई पर बैठकर वो सिगरेट पीने लगा ताकि उस क्रिया को संपादित करने में उसे सुविधा हो जिसे कि शास्त्रों में दैनिक क्रिया कहा गया है। हालांकि वो क्रांतिकारी होने के कारण किसी भी दैनिक क्रिया में विश्वास तो नहीं रखता और अक्सर ये क्रियाएं साप्ताहिक और मासिक किश्तों में करता है, लेकिन फिर भी चुनाव का मौसम होने के कारण आजकल उसे इन्हें नियमित करना पड़ रहा है। चुनाव में चुस्ती बहुत सहायक तत्व है और दुर्भाग्य से चुस्ती तो इसी तरह आती है। सो धीरे धीरे उसने सभी काम संपादित किए और एक बार फिर उसे व्यवस्था के इस फूहड़पन पर क्रोध आया। उसके जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को, जिसकी आवाज़ पर कई हजार लड़के एक साथ विश्वविद्यालय छोड़कर सड़कों पर आ जाते हैं, चाय के लिए आधा फरलांग की दूरी पर चाय की दुकान तक जाना पड़ता है। कल रात उसके दल की जिला शाखा के अध्यक्ष जब व्यवस्था के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे तो उसे वे बड़े हास्यास्पद लग रहे थे, लेकिन अब उसे उनका क्रोध बड़ा ही जेन्युइन लगने लगा। उन्हें शिकायत थी कि इस व्यवस्था में जब लोगों को छोटी कार का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है तो फिर आखिर क्या कारण है कि उन्हें चीनी का कोटा नहीं मिल पा रहा है। ज़रूर इसमें व्यवस्था का ही कोई दोष है। उसे लगा कि उसे वक्त पर चाय भी व्यवस्था के षड्यंत्र के कारण ही नहीं मिल पाती। उसने अपना सिर झटका और स्वयं को एक बार फिर विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही उसकी पार्टी देश में समाजवादी व्यवस्था लाने वाली है और समाजवाद आते ही उसकी पार्टी के जिला अध्यक्ष को चीनी का कोटा मिलेगा और उसे बिस्तर पर आसानी से चाय उपलब्ध हो जाया करेगी। खैर, चाय पीकर वो धीरे धीरे विश्वविद्यालय के कैंपस की ओर बढ़ चला। कैंपस के पास पहुंचते ही उसकी सारी सुस्ती गायब हो गई थी और वो इस समय पूरी तरह चुस्त और चौकन्ना हो गया था। सामने से कुछ वोट आ रहे थे। उसने कुछ टूथपेस्टी एडवर्टाइजमेंट के साथ अपने दांत निपोर दिए और हें हें करके उनके हालचाल पूछने लगा। इसके बाद जो दांतों को निपोरने का सिलसिला चला वो उसके क्लासरूम पहुंचने तक जारी रहा। सारे रास्ते में उसके चमचे, खासतौर पर उसके लगातार पान खाने से मैले पीले दांतों को देखकर आश्वस्त होते रहे और उसके विरोधी उन्हीं दांतों को तोड़ने के बारे में अपनी राय व्यक्त करते रहे। क्लासरूम और उसमें कई पीढ़ियों का बैर था, लेकिन चुनाव के कारण इस वक्त क्लास उसे चुंबक की तरह खींच रही थी। वहां जाने से उसे 2 फायदे होने थे। एक तो वो अपने विरोधियों के इस प्रचार का खंडन कर पाएगा कि उसका पढ़ाई से कोई विशेष रिश्ता है नहीं,
और दूसरा, इससे कुछ जनसंपर्क भी हो जाएगा। कक्षा में अध्यापक महोदय अभी तक आए नहीं थे। सभी से हालचाल पूछने के बाद उसने अध्यापक के परिवार की महिलाओं के बारे में शिष्ट ढंग से कुछ विचार भी उपस्थित किए और फिर दादा किस्म के एक छात्र के साथ कुछ कॉन्फिडेंशियल बातचीत करने के लिए कमरे से बाहर निकलकर गलियारे में चला गया। वो दोनों रहस्यमय शब्दों में फुसफुसाते रहे। तभी अध्यापक उधर से गुजरा। उसने अध्यापक पर एक बड़ा धार्मिक किस्म का रिमार्क कसा। अध्यापक ने घबराकर इधर उधर देखा और फिर ना सुनने का दिखावा करते हुए कक्षा में घुस गया। वो दोनों अब जोर जोर से बातें करने लगे। अध्यापक ने भी अपने 2 दशक पुराने नोट्स निकाले और अपनी घबराई हुई मरियल आवाज में उन दोनों की आवाज से कंपटीशन करने लगा। कक्षा की तरफ उपेक्षा भरी निगाहें फेंकते हुए वो उस दादा छात्र के साथ पोर्टिको से होते हुए लॉन में चला गया। लॉन में उपस्थित कई छात्रों ने उसे फिर घेर लिया। वे एक स्वर में उसके सामने अपने अपने दुखड़े को रोने लगे। उसने कईयों को आश्वासन के रस से सराबोर किया और कई लोगों को अपने घर बुलाया और फिर कुछ और को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ बढ़ चला। जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा तो उसके पीछे काफ़ी लोगों का हुजूम इकट्ठा हो चुका था। वो सभी एक ही स्वर में बोल रहे थे और वो भी निष्काम भाव से मुस्कुराते हुए उनके ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर में केवल एक आध वाक्य बोलता जा रहा था। रजिस्ट्रार ऑफिस में घुसकर उसने क्लर्कों पर अपनी अग्नि दृष्टि फेंकी और इस बात का दुख प्रकट किया कि वे उसकी इस दृष्टि से भस्म नहीं हुए। क्लर्कों से उसने घरेलू किस्म के संबंध स्थापित किए और फिर उन्हें अपने चमचों के काम करने के बारे में कुछ हिदायतें भी दे दी। उन हिदायतों के सबसे बाद वाले हिस्से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिनमें उसने काम ना होने की दशा में कुछ विशेष परिणामों के बारे में क्लर्कों को आश्वस्त कराया था। क्लर्कों ने बस इसी हिस्से को मन से सुना और फिर काम पर जुट गए। रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलने के बाद वो अश्वमेधी घोड़े की तरह दिग्विजय के लिए पूरे विश्वविद्यालय के कैंपस में घूमता रहा। रास्ते भर में उसे 3 तरह के लोग मिले, जिन्हें अलग अलग ढंग से उसने निपटाया। पहली किस्म के वो लोग जो उसके चमचे थे, जिन्हें उसने अपने चुनाव जुलूसों में आने की हिदायतें दी और बदले में उन्हें प्रवेश, वजीफ़ों या फिर हाजिरी यानी कि अटेंडेंस की कमी के बारे में निश्चिंत रहने की सलाह दी। दूसरी किस्म के वो अध्ययनशील छात्र थे जो साल में कम से कम 2 महीने की हड़ताल चाहते थे ताकि वो अपना कोर्स पूरा कर सकें, क्योंकि वे जानते थे कि क्लास में कोर्स पूरा करके अध्यापक विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डाल सकते। उसने उन सबको आश्वासन दिया कि जीत जाने पर 2 महीने तो क्या, वो पूरे साल भर विश्वविद्यालय बंद रख सकता है। इस बात पर बहुत से अध्ययनशील छात्रों के चेहरे प्रसन्नता से खिल गए, लेकिन कुछ गंभीर चिंता में भी डूब गए। गंभीर चिंता वाले छात्रों के सामने उसने अपने मैले दांत एक बार फिर निपोरे, जिससे उन्हें लगा कि वो तो मजाक कर रहा था। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर नामक पदार्थ भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब रही तीसरी किस्म, जो कि जरा विकट किस्म के लोग थे। ये उसके विरोधी थे, जो उसके दांत तोड़ने से लेकर अंग भंग करने तक के कामों के बारे में गंभीरतापूर्वक बातें कर रहे थे। उन्होंने उसे जगह जगह हूट करने की कोशिश की, लेकिन उसने गीता के कुछ श्लोक कोर्स में होने के कारण पढ़ रखे थे और इसलिए बड़े ही निष्काम भाव से उसने उनके व्यंग बाणों को झेलते हुए अपना काम चालू रखा। विश्वविद्यालय के कैंपस में दिग्विजय करने के बाद वो अध्यापक कॉलोनी की ओर दिग्विजय करने निकला। 2-3 अध्यापकों ने पिछले साल उससे पेम्पलेट निकलवाए थे और उसके बदले में चुनाव में मदद करने के लिए भी कहा था। वो कई मकानों में खाली जेब घुसा और भरी जेब लेकर वापस लौटा।
इसके बाद उस डीन के मकान की ओर बढ़ा जो अपने मित्रों से उसे खास आदमी घोषित करते थे। डीन साहब विश्वविद्यालय जाने की तैयारी कर रहे थे। उसे देखकर वो रुक गए। उन्होंने उसे सलाह दी कि भगवान ने ऐसे शुभ कामों के लिए रात बनाई है। दरअसल स्कूल पास करने के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालय का छात्र जीवन एक ऐसी दुनिया होता है जहां छात्र अपने माता पिता से ज़्यादा अपने गुरुओं से जीवन का गुर सीखते हैं। कुछ सच्चे और अच्छे गुण और कुछ दुनियादारी के गुण। चुनाव के वक्त सबसे ज़रूरी क्या है? लुभावने वादे और चुनाव लड़ने के लिए चंदा। छात्रों के इसी मिशन को पूरा करने में गुरुजन भी कभी कभी बड़े काम की सलाह देते हैं। बहरहाल उसने डीन साहब की आस्तिक सलाह उपेक्षा से सुनी और फिर कहा कि रात में करने के लिए उसके पास और कई महत्वपूर्ण काम हैं और फिर उसके लिए रात और दिन सभी बराबर हैं क्योंकि वो किसी से डरता नहीं है। डीन साहब ने उसे अपने मित्र की गाड़ी चुनाव प्रचार के लिए उपलब्ध करा देने का वादा किया और कुछ धन देकर उसे विदा कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गुरु शिष्य के बीच संबंध बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। डीन के बंगले से निकलकर एक बार वो फिर कैंपस की ओर बढ़ा। सामने से कुछ कन्याएं आ रही थीं। उसने उन्हें देखकर एक बार फिर से खीसें नपोरी और बहन जी के संबोधन से उनकी सेहत और मौसम के बारे में दो एक सस्ती किस्म के शेर भी सुना दिए। बहन जी के संबोधन से जो अवसाद उन कन्याओं के चेहरे पर आ गया था वो शेर सुनते ही दूर हो गया। वो चहचहाते हुए आगे बढ़ गई। उसने चुनाव को कोसा जिसके कारण इन सुकन्याओं को किसी मधुर संबोधन की जगह बहन जी नामक शुष्क संबोधन से संबोधित करना पड़ रहा था। चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा वाले अंदाज में उसने अपना सिर एक बार फिर झटका और कैंपस का चक्कर लगाने लगा। काफ़ी देर तक उसका जनसंपर्क चलता रहा और थकने के बाद वो वापस अपने निवास स्थान की तरफ लौट आया। घर पहुंचा तो कई सारे दुखी छात्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके सामने अलग अलग किस्म की समस्याएं रखी गईं। विश्वविद्यालय में प्रवेश से लेकर किसी लड़की को प्रेम पत्र देने तक की कई बातों को उसने गंभीरतापूर्वक सुना और राष्ट्रीय नेताओं के अंदाज में धीरे धीरे कई अर्थों वाले वाक्य भी बोले। काफ़ी लोग तो संतुष्ट होकर चले गए। केवल वे ही लोग रह गए जो उसके बहुत खास थे। उनसे वो बड़ी देर तक बातें करता रहा जिससे उनको भी विश्वास हो गया कि आज दिन भर कैंपस में उसका जो रूप दिखाई दिया वो सायास था। उसका असली स्वरूप तो वही है जिसे वे लोग वर्षों से पहचानते हैं। उनसे उसने चुनाव प्रचार की बातें की, पर्चे और पोस्टरों की बातें की और साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी गंभीरतापूर्वक चिंतन किया गया कि यदि विरोधी उम्मीदवार की एक टांग तोड़ दी जाए तो उसके सौंदर्य पर क्या असर पड़ेगा। इस प्रकार अलग अलग तरह के चिंतनों में डूबे हुए और अलग अलग तरह के कामों को संपादित करते हुए उसने अपना दिन बिताया। रात होते ही वो एक बार फिर नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर क्रांति करने चल दिया। वो जानता था कि बिना क्रांति किए इस देश में नेतागिरी तो पुख्ता होने वाली है नहीं। हमारे राष्ट्रीय नेता संसद और कॉफ़ी हाउस में क्रांति की बातें करते हुए अपने को धन्य महसूस करते हैं। अब उसे संसद या कॉफ़ी हाउस की उपलब्धता तो है नहीं, इसलिए वो चाय की दुकान पर ही अपनी क्रांति करता है। वहाँ उसने घंटों वर्तमान व्यवस्था की बुराइयों और नई व्यवस्था से राष्ट्र को होने वाले लाभ नामक बहुचर्चित विषय पर भाषण दिया, जिसे चाय की दुकान पर काम करने वाले छोकरे और दफ्तरों के कुछ फटेहाल बाबू ऊँघते हुए सुनते रहे। काफ़ी रात बीत जाने पर वो वहाँ से एक और सार्थक दिन बिताने का संतोष मन में लिए अपने घर चला आया और फिर चुपचाप सो गया। इसमें कोई शक नहीं कि समय चाहे कोई भी हो, भारत जैसे देश में गांव से लेकर बड़े शहरों तक राजनीति पर चर्चा करने का निर्विरोध एकमात्र जगत अप्रूव्ड अड्डा
चाय की दुकान ही है। तो जब आम जनता अपने नेताओं के बारे में, देश दुनिया के बारे में चाय की चुस्कियों के साथ अपने कयास रूपी फैसले सुनाती है, तो छात्र राजनीति के दौरान ये चाय की टपरी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी छात्र राजनीति के इर्द गिर्द घूमती जिंदगी पर विभूति नारायण राय का प्रसिद्ध व्यंग्य, एक छात्र नेता का रोजनामचा। उम्मीद है आपको ये पेशकश अच्छी लगी होगी। हम इसी तरह और बेहतरीन रचनाएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए कहानी घर के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये व्यंग्य आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार भी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।